अन्य प्रकार के साझेदारों में अब आते हैं कई प्रकार के अन्य साझेदार होते हैं। जैसे पहला है आगंतुक साझेदार। आगंतुक साझेदार उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा से या दूसरे साझेदारों की इच्छा से बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर आते हैं, उन साझेदारों को आगंतुक साझेदार कहा जाता है। तो अगला प्रकार के साझेदार होते हैं वो साझेदार जो साझेदारी में आते तो हैं लेकिन उन्हें बाहर जाने वाले साझेदार कहते हैं। बाहर जाने वाले साझेदार वो साझेदार होते हैं जो सभी साझेदारों की इच्छा से या अपनी इच्छा से फर्म से या व्यवसाय से बाहर जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निवृत्ति साझेदार। निवृत्ति साझेदार उन्हें कहते हैं जो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब आता है रिटायरमेंट वाले साझेदार। रिटायरमेंट के साझेदार वे होते हैं जो व्यवसाय में रिटायर हो जाते हैं या जिनको सभी साझेदारों की इच्छा से रिटायर कर दिया जाता है। ऐसे साझेदारों को कहा जाता है रिटायरमेंट साझेदार। अगले प्रकार के आते हैं निष्कासन के साझेदार। वो साझेदार जो सभी साझेदारों की इच्छा से, जिनको फर्म में उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाने पर पहले उनको आरोप सिद्ध होने का पत्र दिया जाता है और उसके आधार पर उन साझेदारों को फर्म से निष्कासित कर दिया जाता है। अगला प्रकार के साझेदार आते हैं नाबालिग साझेदार, जिन्हें अवयस्क साझेदार कहते हैं। वे साझेदार जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है उन्हें अवयस्क साझेदार कहा जाता है। अवयस्क साझेदार में साझेदार की जो आयु होती है वो 18 वर्ष से कम होती है। वो किसी दूसरे साझेदार के संरक्षक में साझेदारी करते हैं तो उनको कहा जाता है अवयस्क के साझेदार। तो मैंने आपको 4 प्रकार के साझेदार इसके अंदर अलग से बताएं। पहला बताया इसके अंदर आपको आगंतुक साझेदार, दूसरा बाहर जाने वाले साझेदार। इसके 2 भाग होते हैं, निवृत्ति साझेदार जिसे रिटायरमेंट के साझेदार कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट होता है निष्कासन द्वारा साझेदार। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है नाबालिग साझेदार। 3 प्रकार के, सॉरी। अब आता है अवयस्क साझेदार के अधिकार। अवयस्क साझेदार के अधिकार में सबसे पहले आता है संपत्ति अधिकार। अवयस्क साझेदारों को संपत्ति और लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। वो अपने फर्म में या व्यवसाय में जो भी लाभ होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। फर्म में लाभ प्राप्त करने के लिए साझेदार को लाभ मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास लेखा पुस्तकों को जांचने का अधिकार। फर्म में साझेदारों को जो लेखा पुस्तकें होती हैं, लेखा पुस्तकों को चेक करने का अधिकार साझेदारों को मिलता है। वो फर्म की जितनी भी पुस्तकें होती हैं उनको जांच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उनको देखने के लिए उनको संरक्षक के साथ उनको बात करने का, जांचने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद अगला होता है सीमित दायित्व का अधिकार। यानी ये इनकी जहाँ तक पूंजी होती है उनका दायित्व सीमित होता है अवयस्क साझेदारों का। उसके अनुसार ये अपने दायित्व का उन्हें अधिकार होता है। जितनी पूंजी होती है उन्हें उसमें उस साझेदार तक उनका दायित्व सीमित होता है। अब आता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? जब कोई डॉक्यूमेंट्स या एक ऐसा साझेदारी एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसमें साझेदारों को ये पता होता है कि बिजनेस के अंदर जो वो कर रहे हैं साझेदारी में, उस साझेदारी के अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। वो समझौता जो होता है साझेदारी का वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जब साझेदारों के बीच समझौता लिखित रूप ले लेता है तो उसे हम कहते हैं साझेदारी संलेख। उस साझेदारी संलेख में क्या होता है, साझेदारों के विभिन्न प्रकार के विवरण उसके अंदर होते हैं। जैसे साझेदारों का नाम, साझेदारों के नाम और पते, व्यापार का क्षेत्र एवं स्वरूप, व्यापार का क्षेत्र किस प्रकार का होगा उसके बारे में भी इसके अंदर वर्णन बताया जाता है। व्यापार सीमित होगा या असीमित दायित्व वाला होगा, इसको भी लिखा जाता है। साझेदारी संलेख में आता है साझेदारों की पूंजी। साझेदारों की पूंजी कितनी होगी, किस रूप में होगी, उस पूंजी को इसके अंदर बताया जाता है। कितने अधिकृत पूंजी से वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, इसके अंदर भी इसका उल्लेख होता है। साझेदारी की अवधि कितनी होती है, इसका भी उल्लेख इसके अंदर किया जाता है।
पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, इसका भी उल्लेख इसके अंदर किया जाता है। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की राशि कितनी होगी, इसको भी इसके अंदर बताया जाता है। लाभ एवं विभाजन का अनुपात इसमें होता है। आहरण की मात्रा बताई जाती है। आहरण पर ब्याज साझेदारों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विवरण इसके अंदर होता है। साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, कितना वेतन साझेदारों को दिया जाता है, इसका भी इसके अंदर उल्लेख होता है। आगे आता है मध्यस्थ वाक्य। यदि साझेदारों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद के निपटारे के लिए भी इसमें इसका वर्णन किया जाता है। इसे मध्यस्थ वाक्य कहते हैं। ओके, थैंक यू।